आगे आवाज उठाते रहिए, अकेले लड़ते रहिए। तो जो आप चुनाव में पिछड़ रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो कांग्रेस है वो श्रेय लेने में पीछे रह जाती है? जैसे फ्लाईओवर तो उनके समय भी बने, हाईवे उनके समय भी बने, यूनिवर्सिटियां उनके समय भी बनी, हॉस्पिटल उनके समय भी बने। लेकिन जहां तक हम बात करें श्रेय की, तो श्रेय लेने में पीछे रह जाती है। और भारतीय जनता पार्टी की मैं तारीफ करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई भी काम करती है विकास का, तो उसके लिए जो श्रेय लेने के लिए वो सबसे आगे आ जाते हैं, श्रेय लेते हैं, पब्लिक के बीच में लेके आते हैं, पब्लिक को बताते हैं कि उनकी उपलब्धियां क्या है। तो ये कांग्रेस क्यों नहीं है, या जो भी विपक्ष की जो दूसरी पार्टी है, ये भी जो अपने क्षेत्र के बीच में काम करती है, अपने राज्यों में जो काम करती है, उनकी उपलब्धियां क्यों नहीं जनता तक लेके आती? सर मैं तो इस बात में हंसी आ रही है कि आप कह रहे हो श्रेय लेने की। अरे ये श्रेय नहीं, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, हम देश की जनता के लिए काम करें। देश की जनता ने हमें चुनकर भेजा है। अगर हमने यूनिवर्सिटी बनाई, हमने बहुत सा IIT बनाई, एम्स बनाई, या हमने जो भी देश के लिए किया, वो देश की जनता का हक था, अधिकार था। अब मैं उसको ढोल पीट कर ऐड कर मैं उस पैसे को इन्वेस्ट बर्बाद करके, उस पैसे जो एड में आज बीजेपी पैसे लगा रही है, कांग्रेस ने उस पैसे को देश हित में लगाई है। आलम साहब, इस समय वक्त ऐसा चल रहा है ना कि जब तक आप पब्लिक को नहीं बताएंगे, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, अगर आप जनता को नहीं बताएंगे कि आपकी उपलब्धि क्या है, तो जनता आप पर कैसे विश्वास करेगी, कैसे आपको वोट देगी? सर जनता वोट दे रही है। आज मैं जनता को मैं विलेम नहीं करूंगा, जनता हमें वोट दे रही है। अगर ये अपने इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से काम कर ले, और इनका जो तंत्र है, सिस्टम है, वो अगर ईमानदारी से काम कर ले, तो ये कहीं नहीं टिकने वाले हैं। आज आप देख लो, इतने बड़े किसान आंदोलन हुए, कितने किसानों ने जान गंवाई। आज भारत के हर कोने कोने में बीजेपी के अगेंस्ट में आंदोलन हो रहे हैं, मगर लोकतंत्र को कुचल। मैंने क्या कहा कि हिटलर भी चुनाव जीतता था, इसका मतलब नहीं कि हिटलर देश हित में था। इसी तरह मोदी जी चुनाव जीत रहे, इसका मतलब नहीं कि मोदी जी देश हित में। एक सिस्टम को कंट्रोल करके आप चुनाव में, मैं कह रहा हूं चुनाव करवाओ मत, ऐसे ही आप जीत रहे हो। चुनाव करवाने की क्या जरूरत है? बिगैर चुनाव कराए आप जीत रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इस तरह से काम कर रहा है जैसे कि हम किसी पेट्स को पालते हैं और वो हमारे इशारे पे काम करते हैं। इस तरह से में आप लोग थे तब अडवाणी जी के द्वारा आप पे भी इल्जाम लगाए गए थे कि आप भी ईवीएम को मैनिपुलेट करते हैं। सर अडवाणी जी को याद होगा कि जिस टाइम में अडवाणी जी के 2 सीट भी नहीं थे ना, उस टाइम में कांग्रेस ने विपक्ष को बचाने के लिए अपने 2 सांसद को रिजाइन दिलवाकर बीजेपी के 2 सांसद पार्लियामेंट में भेजे थे। वो एक दौर रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस हमेशा विपक्ष को सम्मान दिए, विपक्ष की बातों को मजबूती से उठाने का मौका दिया, विपक्ष को कुचला नहीं है। आज तो विपक्ष को कुचलने की बात आप करें, विपक्ष को तो ये खत्म कर देना चाहते हैं। आज राहुल गांधी जी जिस तरीके से डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं, अगर ये क्षेत्रीय पार्टी जितने भी है हिंदुस्तान में, ये क्षेत्रीय पार्टी अपने अपने क्षेत्र को लेके मर रहे हैं, मगर कांग्रेस है जो पूरे देश के लिए आवाज उठा रही, पूरे देश के लिए लड़ रही है। सर आलम साहब, जैसे कि अभी आपने ये कहा कि राहुल गांधी लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, तो बाकी दूसरे कांग्रेस के नाम क्यों नहीं आगे आते? क्यों जो दूसरे नेता है वो कहाँ है? वो क्यों नहीं? आज अशोक गहलोत कहाँ पे है? ठीक है, कहाँ पे रहे वो? मतलब कि जिनका जो मतलब कांग्रेस के भी बड़ा नाम है, अगर आप हम दिग्विजय सिंह की बात करें, वो कहीं नजर नहीं आते हैं। ठीक है, तो जब तक जो नेतृत्व आगे नहीं आएगा, जो बड़े अच्छे लीडर है वो आगे आके बात नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस का विकास कैसे होगा? अकेले राहुल गांधी कब तक कांग्रेस का बोझ ढोता रहेगा? सर राहुल गांधी जी हमारे एक आइडल है, और राहुल गांधी जी और जो कांग्रेस के एक छोटे सिपाही, हम एक अदना सिपाही है, ब्लॉक लेवल के सिपाही है, और कांग्रेस के लिए जो हुक्म होता है उसके लिए हम जी जान लगा देते, जान तक कुर्बान, क्योंकि हम उस DNA के लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज के सामने झुके नहीं, उनसे लड़े, अपने सीने पे गोली खाई, और आज देश को आजाद करके आज देश सुपर पावर बनने के कैटेगरी पे था। मगर जब से मोदी जी आया है, इन्होंने देश के अस्तित्व को झुका दिया। जिस तरह मोदी जी कहते थे जब विपक्ष में थे कि सिक्का जिस देश का गिरता है रुपया, उस देश की प्रतिष्ठा गिरती है, तो आज इन्होंने देश की प्रतिष्ठा इतना नीचे गिरा दिया है कि इतनी छोटी लेवल की राजनीति कर दी कि देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं कहना चाहता हूँ, हम देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश का हर नागरिक पॉलिटिकल अपनी जगह पे है, आप देश को आगे बढ़ाने की बात कीजिए। अगर हम आपको सहयोग नहीं देते हैं तो हम आज एक छोटा सा मुल्क पाकिस्तान जो हमारे अधीन था, जो हमारे कहता हूँ कि टुकड़े पर पलने वाला देश था, आज वो हमें, आज वहाँ की सिस्टम भी हमसे ऊंचा दिखाई जा रही है। आज वहाँ पे भी सिस्टम, जैसे तो अभी कल की खबर ही है कि बांग्लादेश का जो पर कैपिटा इनकम है जी, वो हमारे देश से ज्यादा होगी। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, हमारे देश से बढ़ गया। हमारे देश का पर कैपिटा इनकम है 2800 रुपए, और उनका हो गया 2800 रुपए, और उनका हो गया 300 रुपए बढ़ गया उनका।
ये तो 3100 रुपये। ये शर्म वाली बात है सर कि हमारी तुलना किससे हो रही है? बांग्लादेश से। हमारी तुलना किससे हो रही है? पाकिस्तान से। जबकि हमारी तुलना किससे हुआ करती थी? यूएसए से। हमारी तुलना होती थी ब्रिटेन से, हमारी तुलना होती थी फ्रांस से, जो ऐसे विकसित देशों से जो हमारी तुलना होती थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में। आज हमारी तुलना मोदी जी के टाइम में किससे हो रही है? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। आज बांग्लादेश और हमारे देश की पॉपुलेशन देखिए ना सर, हमारे अपने पॉपुलेशन को हम यूज नहीं कर पा रहे। हम अपने पॉपुलेशन को उलझा रखे हैं। हमने अपने पॉपुलेशन को क्या उलझा रखे? जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। हम जाति धर्म से कब ऊपर होंगे सर? हम देश के लिए कब आगे बढ़ेंगे? देश के लिए कब ऊंचे सोचेंगे? जैसे सर अभी जो हम आलम साहब, जैसे कि अभी बंगाल के बीच में जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, बड़ा अच्छा कर रही है। असम के बीच में बहुत अच्छा कर रही है, पौंडीचेरी में बहुत अच्छा कर रही है। तो अभी जो आने वाले चुनाव हैं, जो अगला जो चुनाव होगा वो उत्तर प्रदेश के बीच में होगा, विधानसभा का चुनाव। जी जी। और दिल्ली के बीच में जो है नगर निगम का चुनाव होना है 2027 में। तो क्या आप देखते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों के बीच में अच्छा करती है तो जो इसका जो परिणाम है, इसके जो नतीजे हैं जो आएंगे, इसका जो प्रभाव है वो उत्तर प्रदेश की सरकार पे भी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी जब चुनाव होंगे तो वहाँ पे भी जो है भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलेगी, और दिल्ली में भी। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जो है ना बीजेपी की बात करे, वो सिर्फ चुनाव मूड पे ही रहती है। वो सिर्फ चुनाव के ही, उसके माइंड पे सिर्फ चुनाव चलता है। आज आपको मैं एक बात कहता हूँ, बीजेपी ने एक वर्ड उठाया था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये क्यों चाह रहे थे? क्योंकि ये चाह रहे थे कि इलेक्शन ज्यादा ना हो और हम अपनी तानाशाही अपनी बढ़ाए। आज गैस का दाम आपने देखा, जैसे 5 राज्यों का चुनाव हुआ, गैस इन्होंने 900 कुछ रुपए बढ़ा दिए कमर्शियल में। अब एक चीज बताइए, जब कमर्शियल गैस पे आप रेट बढ़ा रहे हो तो फूट फाट पे मजदूर खाने वाले हैं। जो छोले भटूरे 20 रुपए में मिलता था, आज वो 40 रुपए में मिल रहा है, क्योंकि वो कमर्शियल गैस से छोले भटूरे बन रहे हैं। जो मजदूर रेडी पटरी पे बैठ के समोसे खाते थे या ब्रेड पकौड़े खाते थे, जो 15 रुपए का ब्रेड पकौड़े थे, आज वो 30 रुपए का बिक रहे हैं। जो 5 रुपए का समोसे थे, आज वो 25 रुपए का बिक रहा है। आलम साहब, आपको ऐसे नहीं लगता कि जैसे कि ममता बनर्जी ने भी कहा वहाँ पे कि 30,000 करोड़ का जो बजट आवंटित किया किसानों के लिए, ठीक है, और जहाँ महंगाई के मुद्दा कह लें, हम बेरोजगारी का मुद्दा कह लें, हम स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा कह लें, विकास का मुद्दा कह लें, अब ये जो मुद्दे हैं ये मुद्दे नहीं रह गए। आप किस आधार के ऊपर जो वोटिंग हो रही है, देखा कि 95% वोट वहाँ ढलता है बंगाल के बीच में। जबकि पहले जब ज्यादा वोटिंग होती थी तो ये क्यास लगाए जाते थे, या तो सत्ता में रहने के लिए वोटिंग हो रही है या सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए वोटिंग हो रही है। तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि इन सब मुद्दों के बावजूद जो वोटिंग हुई है 95%, वो सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए हुई है। नहीं सर, वहाँ पे जो वोटिंग हुई है वो धांधली हुई है। आपने देखा होगा कि बंगाल में SIR के नाम से बीजेपी ने किस तरह ध्रुवीकरण किया और कितने वोट काटे, लाखों वोट काटे, और फिर लाखों वोट जोड़ दिए गए। वो वोट जोड़े वो कौन है, वो कहां से आए और वो आके वोट कहां से दिए? ये बीजेपी की एक सबसे बड़ी मोनोपोली है सर, कि दूसरे राज्य के वोटर को आप जिस राज्य में चुनाव हो वहां पे एक नए तरीके से वहां के वोटरों का वोट काट दिया जाए, और अपने दूसरे राज्य के कार्यकर्ताओं का वोट बनाकर ट्रेन में, आपने देखा होगा बिहार चुनाव में किस तरह से बीजेपी ने पट्टा पहना कर ट्रेन में भर के लोगों को भेजा वहां पे, और जब वहां पे वोट डाल दिए तो उनको वापस आने के लिए कोई उनके पास सुविधा नहीं थी, ना कोई उनके पास रास्ता था। तो ये बीजेपी की मोनोपोली है कि जिस राज्य में चुनाव हो वहां पे SIR के नाम पे वोट काट दिया जाए, और अपने कार्यकर्ता जो दूसरे राज्य के कार्यकर्ता उनके वोट बढ़ाया जाए और उस वोट से जीता जाए। ये वोट चोरी है और इसका हम निंदा करते हैं, और इस पे हम मांग करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि भाई इस पे क्लियर तरीके से इस पे इंक्वायरी बिठाया जाए और देखा जाए कि इनके जो न्यू वोट बने हैं वो वोट कौन है, कौन वोटर है वो। मैं कई बार अभी देखा हूं पिछले बार दिल्ली चुनाव में कि कई नेता बीजेपी के जो दिल्ली चुनाव में भी वोट कर रहे हैं, फिर वही नेता बीजेपी का जाके बिहार में भी वोट कर रहे हैं। तो एक नेता 2 राज्य में वोट कैसे कर रहे हैं? ये तो लोकतंत्र की हत्या है, जनमत का। भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है ना कि उन्होंने तो बंगाल के विषय में बहुत मेहनत करी है। वहाँ पे जाके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है मोदी जी वहाँ पर बैठे रहे, जाके चुनाव के बीच में 18 घंटे उन्होंने वहाँ पे जाके काम किया। उसके बाद हमारे जो गृह मंत्री है वहाँ पे पहुँचे, आदित्य योगी नाथ जी वहाँ पहुँचे, तो वो कहते हैं कि हमने ग्राउंड लेवल पे इतना काम किया, लोगों के बीच में गए, जनता के बीच में गए, उनको जो हमारी जो हमने गारंटियाँ दी है उनके ऊपर विश्वास है, इसके कारण हम जीत रहे हैं वहाँ। सर आप कह रहे हैं मेहनत की बात है, तो मेहनत अगर की होती तो वहाँ पे इन्होंने कितनी यूनिवर्सिटी बना दी है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से,
वो दिखा दीजिए। कितने न्यू हॉस्पिटल बना दिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। वो मेहनत सिर्फ चुनाव के लिए क्या, मैं क्या कहा कि बीजेपी ध्वनीकरण के लिए मेहनत करती है, फॉर्मलाइज। आपने बीजेपी के नेताओं का बयान नहीं देखा, योगी जी वहां पे क्या कह रहे थे, 4 बच्चे वालों के। अरे भाई, हिंदुस्तान में मुस्लिम कितने हैं आपको जिसके पास 4 बच्चे? मैं एक मुस्लिम लीडर हूँ, मेरे पास 2 बेटी है और उसके बाद मैंने स्टॉप कर रखा है। बच्चों की एजुकेशन और पढ़ाई के लिए जरूरी नहीं कि 4 बच्चे पैदा करो। और कई ऐसे हमारे, मैं बिहार राज्य से आता हूँ, हमारे यार बिहार में मैंने खुद, कई मेरे मित्र है जो क्लास फ्रेंड है या कई ऐसे साथी है जिनके दलित है या उनको एजुकेशन की कमी होने के कारण 10-10 बच्चे हिंदू में। तो ये एजुकेशन की कमी है। एक समुदाय को टारगेट करके मैं जाके, अगर मान लो जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पे जाके हिंदू को गाली बका जाए, जहां पे हिंदू बहुल क्षेत्र है वहां पे मुस्लिम को गाली दिया जाए और प्लुरलिज्म करके वोट लिया जाए, ये कांग्रेस ऐसी राजनीति नहीं करती। हम जीरो पे सिमटना मंजूर करेंगे पर देश की जनता को बांटेंगे नहीं। हम देश के हर वर्ग, हर जाति, हर समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये कांग्रेस का मोनोपोली है। देखो, जो भारतीय जनता पार्टी इस समय 171 सीटों पे आगे होगी बंगाल में और टीएमसी 106 सीट पे आ गई। तो अब जैसे जैसे बढ़ रहा है, इस समय लगभग जो है 11:40 हो रहे हैं, तो अब जैसे ईवीएम के कई राउंड का जो है रिजल्ट आ गया है। तो अब तो यहाँ पे बिल्कुल पिक्चर जो है साफ होती जा रही है कि जो है ममता दीदी जो है इस बार जा रही हैं। 15 साल की जो उनकी सरकार थी, जनता ने उसको उखाड़ फेंकने का जो है मन बना लिया है और इस समय भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर 15 साल के बाद कमल खिलने के जा रहा है। वहाँ पे कहें तो पहली बार ही शायद भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सरकार बना रही है। क्या कहेंगे सर? कमल मेन तो पहले तो मैं ममता दीदी की बात करूंगी कि दीदी के अंदर जो ईगो था वो ईगो टूटा है उनका। उन्होंने जिस तरह से बंगाल को चलाना चाहिए, जिस तरह से राजनीति करनी चाहिए, वो नहीं। दूसरी बात, बीजेपी की आप बात करो, बीजेपी को तो चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी क्लियर कर दे कि भाई चुनाव नहीं लड़ना है, वो इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर करे कि भाई वहां पे बीजेपी की सरकार बननी है। वहां पे क्यों जनता को डिमोरलाइज किया जा रहा है, क्यों जनता को हरास किया जा रहा है, क्यों जनता को परेशान किया जा रहा है? जब आपको अपने नियत के हिसाब से ही सरकार बनानी है, अपने हिसाब से ही सरकार बनानी है, तो जनता को क्यों, या तो लोकतंत्र के तरीके से क्लियर की जाए। आप एक चीज बताओ ना, ईवीएम कितनी बड़ी संपत्ति है, उसको एक चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे मिल रही है, एक ऑटो रिक्शा में मिल रही है। ऑटो रिक्शा में ईवीएम आ रहा है, उसको कौन लेके आ रहा है और जो लेके आ रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि ईवीएम हेरा फेरी का जो सिस्टम है बीजेपी के पास, 1 नंबर के 2 ईवीएम बनाते हैं। एक ईवीएम तो टाउन हॉल में जमा होता है, एक ईवीएम पे जो वोटिंग होती है वो जमा होती है और दूसरा ईवीएम इनके घर में होता है। उनके ऊपर क्या करते हैं ये कि एक ईवीएम में मान लो 700 वोट पड़े तो 700 वोट डाल के दूसरा ईवीएम उस स्ट्रॉन्ग रूम में बदल देते हैं और वहां का ईवीएम गायब कर देते हैं। उस ईवीएम में 700 वोट तो है क्योंकि 700 वोट पड़ा है, मगर 700 वोट किसको कितना पड़ा है ये तय बीजेपी करती है। 500 वोट खुद को ले लिया, 50 वोट उसको दे दिया, 50 वोट उसको दे दिया। इस तरह करके जो हम लोग बचपन में कभी खेलते थे, एक बार चोर सिपाही खेलते थे तो वहां पे एक पर्ची होती थी, हम जो पर्ची घुमाते थे तो कभी कभी क्या होता था, जो पर्ची घुमाने वाला बंदा होता था वो इतना स्ट्रॉन्ग होता था कि वो चोर वाला पर्ची सामने वाले को पकड़ा देता था और पुलिस वाला खुद बन जाता था। सर, ये तो सारी बातें आपकी ठीक है। कब तक हम जो है देखिए पार्टियों के ऊपर अपनी हार का जो है ठिकरा फोड़ते रहेंगे? क्यों नहीं कांग्रेस जो है पूरी दमखम के साथ उतरती है? क्यों नहीं उनके जो कार्यकर्ता है, जैसे पहले कार्यकर्ता दिखते थे, आज से हम 15-20 साल पहले की बात करें जब सीधा सरकार थी, और क्यों अब कार्यकर्ताओं के बीच जो जोश नहीं है? क्यों जो हम कहें कि जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो क्यों आगे नहीं आते? क्या कारण है? क्या उनको कोई बंदिश है कि उनको रोका जाता है? सिर्फ 2 ही फेस दिखते हैं हम जब भी बात करते हैं। तो अगर हम लोकसभा की बात कर लें तो लोकसभा में या तो प्रियंका गांधी बोलती दिखती हैं या आपको बोलते दिखेंगे राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष। और उसके अलावा कौन सा ऐसा नेता है जो कभी जनता के मुद्दों को उठाता है, जनता के बीच में जाता है? क्या हम राज्य स्तर पर बात कर लें, चाहे हम प्रदेश स्तर पर बात कर लें, चाहे हम मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर बात कर ले, आपको कौन सा नेता दिखता है? सर एक्चुअली क्या है कि जो आपके स्ट्रीम मीडिया है आज के डेट में वो पूरा कंट्रोल है बीजेपी के अंदर, और वो स्ट्रीम मीडिया हमारे कार्य को, हमारे प्रदर्शन को दिखाती नहीं। आपने दिल्ली में देखा होगा, आपने कहा कि कार्यकर्ता, दिल्ली में देवेंद्र यादव जी ने पूरे 70 विधानसभा की उन्होंने पैदल यात्रा की और हर विधानसभा के वर्करों ने उनको सम्मान के जोश के साथ उनका सहयोग दिया। आज दिल्ली की हालत में इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। मैं दिल्ली में जब मैं देख रहा हूँ अपने आंखों से कि दिल्ली कैपिटल है हिंदुस्तान की, यहाँ पे जब इतना बड़ा शोषण और अन्याय हो सकता है तो हिंदुस्तान के कोने कोने में इनको शोषण करने में क्या कौन रुकावट डाल रही है? देखो मीडिया दिखाता है, हम लोगों ने आपकी सारी कवरेज की है, हम दिखाते हैं जाकर,
जिस स्तर के ऊपर भी आपका प्रोग्राम होता है। लेकिन जहाँ तक अगर जो सूचना की बात है, वही मैंने कहा आपको कि आपके यहाँ जो है मीडिया मैनेजमेंट फेल है, आपके यहाँ और चीज़ें फेल है। आप जो आपके पास अगर स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा, तो आज बहुत सारे ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म है जिनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, ताकि आपकी आवाज़ भी जनता तक पहुँचे। मीडिया का काम है कि हर पार्टी की आवाज़ जनता तक पहुँचाना, क्योंकि मीडिया निष्पक्ष है, जी जी। उसका काम ये बनता है। मैं कहता हूँ निष्पक्षता से ही पत्रकारिता करनी चाहिए, और हम लोग उसी से करते हैं। जनसेतु चैनल जो है कभी भी किसी के साथ मतभेद या भेदभाव नहीं करता है। तो हमारा कहने का ये उद्देश्य है कि जब तक आप अपने किए को जनता तक नहीं पहुंचाएंगे, या जैसे कि भी यूपी के चुनाव आने वाले हैं, आप नहीं बताएंगे कि आप क्या करने वाले हैं, तो कैसे आप जो है वोट का ले पाएंगे और कैसे आपकी सरकार वहां बनेगी। सर देखिए, मीडिया की बात करें, मैं हर मीडिया पे एलिगेशन नहीं है मेरी। कई ऐसे जो स्ट्रीम मीडिया जो कि बीजेपी से एड लेते हैं और उनके लिए काम करते हैं। हर मीडिया अगर बिकाऊ होती तो फिर हम यहाँ पे बैठे ही नहीं होते स्टूडियो में। मीडिया में आज भी ईमानदार लोग हैं जो देश के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की आवाज उठा रहे हैं, मगर उनको उतना फेम नहीं मिलता है। मेन चीज ये है कि जो बीजेपी ने सिस्टम पे कंट्रोल किया है, जो इन्होंने अपने हर, ऐसा नहीं कि सिर्फ मीडिया ही कंट्रोल में, इनके एक हर जो संवैधानिक एजेंसी है, उस सारे एजेंसी कंट्रोल में है बीजेपी के। और उस एजेंसी को जब इन्होंने कंट्रोल किया तो अपने हिसाब से काम करती है। जो मीडिया के कई ऐसे बड़े पत्रकार है जो इनके कंट्रोल में नहीं आए, आज वो बेचारे यूट्यूबर बने बैठे हुए। अभिसार शर्मा है, क्या नाम है उनका, परसुम वाजपेयी जी है, रवीश कुमार जी, ऐसे बड़े पत्रकार आज सोशल मीडिया। और आप सोशल मीडिया की बात करें, राहुल गांधी जी के व्यू कितने बनते हैं देखने, आप देखिए, और मोदी जी का कितने व्यू है। सोशल मीडिया आज भी हमें सोशल मीडिया प्रमोट कर रही है। मेन क्या है कि कई ऐसे, मेरे एक अकाउंट था जिसमें कि लाखों व्यूअर थे, मेरे अकाउंट सस्पेंड कर दिए इन्होंने। तो आज सोशल मीडिया पे जो एक सोशल मीडिया कांग्रेस की बात करती है या कांग्रेस को दिखाती है, उसके अकाउंट कंट्रोल करके ब्लॉक कर दिया जाता है। तो कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है सर। सर आप क्या मतलब कि जो कार्यकर्ता उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आलम साहब, क्या है कि जैसे कि अगर हम किसी भी हार से निराश होकर बैठ जाएंगे, या हम सिस्टम के ऊपर ही सारी मतलब कि इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, तो हमें सिस्टम से लड़ना है, हमें सिस्टम से जीतना है। तो आप कैसे सिस्टम से लड़ोगे, कैसे जीतोगे? अन्यथा तो जैसे भी आपने कहा कि फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हर जगह पे जो भारतीय जनता पार्टी सरकार डिक्लेयर कर देना चाहिए। लेकिन सर अगर हम यही चीज सोच लेंगे तो हम कैसे जो है विपक्ष में रह के कैसे अपने आप को मजबूत करेंगे, कैसे हम परिवर्तन लेके आएंगे, कैसे हमारी जो देश की जनता है हम उसके बारे में सोच सकेंगे? तो इसके लिए आपकी क्या आगे योजनाएं हैं, कांग्रेस की क्या करना है, क्या ऐसा कुछ ऐसा करेगी क्या आपके मन के बीच में? जैसे कि अभी कल चुनाव आएंगे तो परसों मैं आपको दिखा दूंगा टीवी के ऊपर कि लोग बड़े बड़े आंदोलन की बात करेंगे, ईवीएम की बात की जाएगी, एसआईआर की बात की जाएगी, लेकिन 2 दिन के बाद फिर वही होगा। तो ऐसे कैसे परिवर्तन आएगा? और कैसे, अगर आप कहते हैं कि अगर ये सारी चीजें जो है संवैधानिक संस्थाएं जितनी जो है भारतीय जनता पार्टी ने कैप्चर कर रखी है, तो आप इसके विरोध में आंदोलन क्यों नहीं करते हैं सड़कों पे? सर सबसे पहले तो मैं कह दूं कि हम राहुल जी के बब्बर शेर हैं और हमें डर नहीं है किसी से। हम डरने वाले नहीं है, चाहे मोदी जी हो या उनके तंत्र सिस्टम हो, हम नहीं डरने वाले सर। कितने भी ईडी हमें छापे मार दे, कितने हमें जेल में डाल दो, जब हम अंग्रेजों से नहीं चले सर। हमारे इतिहास में आप देखिए कि हमारे कितने लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी, जान की गवाही। हम डरने वाले नहीं है। आज बीजेपी, हम तो चाहिए कितना भी कंट्रोल कर ले सिस्टम को, कितना भी प्रेशराइज कर ले, हम लड़ेंगे सर, जनता की आवाज उठाते रहेंगे। सर लड़ेंगे कैसे? आप आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, सर कि हम लड़ेंगे। जनता की एक एक आवाज को हम जनता की उठाएंगे, चाहे हमें रोड पे उतरना पड़े, हमें कुर्बानी देनी पड़े, हमें जान की आहुति देनी पड़े, हम आवाज उठाएंगे सर। और सबसे पहली आवाज हम अपने बड़े लीडरों से बात करेंगे कि भाई ईवीएम के अगेंस्ट, ईवीएम अगर रहती है कांग्रेस ये बीजेपी, तो हम इलेक्शन फाइट ही नहीं करेंगे, हम इलेक्शन नॉमिनेशन ही नहीं करेंगे। क्योंकि जब हमारा इलेक्शन नॉमिनेशन करने का कोई फायदा नहीं है, जब आत्मविश्वास टूटता है, एक इलेक्शन हारने से कार्यकर्ता का भी आत्मविश्वास टूटता है और जनता का भी। जबकि जनता कह रही है, मैं जब जनता में हम जाते हैं कि भाई हम तो कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो जा रहा है जो हम हार जा रहे हैं, तो जनता का भी कहीं ना कहीं दिमागी मोनोपोली ये हो रहा है कि भाई हम आखिर हमारा वोट जा कहां रहा है, हम दबा रहे हैं कांग्रेस को और वोट पड़ रहा है बीजेपी को। तो जनता की जो ये सोच है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे और हम आवाज रोड पे उतरेंगे और ईवीएम के अगेंस्ट हम रोड पे उतरेंगे। और अगर बैलेट पेपर, आज मैं बताता हूं, जो देश ने ईवीएम बनाया उस देश में आज ईवीएम क्यों बैन है, आप बताइए मुझे।
जब ईवीएम बनाने वाले देश में बैन है तो हमारे देश तो इतना बड़ा है। अच्छा, हमारे देश में 100% एजुकेशन इस तरह तो है नहीं, आज भी नॉन कह रहा हूँ हाँ, कि अगर ईवीएम मैनेज हो सकता है, ईवीएम बैन है जिन कंट्रीज में नहीं है, सारे डेवलप कंट्रीज में बैन है, जी तो जब भारत के बीच में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है और आपको अगर ये लगता है, विपक्ष को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के माध्यम से जीत रही है, तो क्यों नहीं चुनाव का बहिष्कार करते? क्यों हमेशा वही कहानी दोहराई जाती है? चाहे वो महाराष्ट्र के चुनाव हो, चाहे हरियाणा के चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश के चुनाव हो, चाहे राजस्थान के चुनाव हो, जब हम हारते हैं तब हम ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं। उससे पहले जब हम जाते हैं तो क्यों नहीं हम सड़कों पे उतरते, क्यों नहीं आंदोलन करते, क्यों हम नहीं कहते कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक जो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता? सर, ईवीएम के खिलाफ हम लड़ रहे, हमारे नेता लड़ रहे, डॉक्टर उदित राज जी है जो ईवीएम के अगेंस्ट कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके